नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हाल ही में हरियाणा को काफी झकझोर कर रख दिया है। हाँ बिल्कुल। भिवानी की 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा की मौत का मामला। हाँ, ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली बन गई है जिसमें कई सवाल उलझे हुए हैं। सही कहा, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। हमारे पास देखिए इस केस से जुड़े कई तरह के स्रोत हैं। कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं, पुलिस की जो शुरुआती जांच हुई उसके कुछ डिटेल्स हैं, परिवार के बयान हैं, और हाँ, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं जी। तो इन सब के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। मामला शुरू तो हुआ था आत्महत्या की रिपोर्ट से। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर जल्दी ही ये हत्या के आरोपों में, फिर वो विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक हंगामा, इन सब में बदल गया। और अब तो मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास है। हाँ, सीबीआई जांच कर रही है। तो इन अलग अलग जानकारियों के बीच सच कहाँ है? क्या दावे हैं, क्या सबूत हैं, और कौन से सवाल हैं जो अब भी जवाब तलाश रहे हैं? चलिए जरा इन स्रोतों के आधार पर इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये मामला अपने आप में, जैसा आपने कहा, कई परतों वाला है। एक तरफ तो एक युवा लड़की की इतनी दुखद मौत है, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर, जांच प्रक्रिया पर, और यहाँ तक कि जनता के विश्वास पर उठते हुए गंभीर सवाल है। सही। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि स्रोतों में जो भी जानकारी हमें मिली है उसे संतुलित तरीके से, एक बैलेंस के साथ सामने रखें, ताकि एक पूरी तस्वीर उभर सके कि भाई क्या पता है और क्या जानना भी बाकी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। जैसा कि स्रोतों में दर्ज है, तारीख थी 11 अगस्त 2025। जी। मनीषा, जो एक प्ले स्कूल में टीचर थी, स्कूल से निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। हाँ, लापता हो गई। हाँ, परिवार ने खोजबीन शुरू की पर उनका कुछ पता नहीं चला। और फिर 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उनकी लाश खेतों में मिली। और ये खबर तो फिर आग की तरह फैली होगी, और यहीं से फिर पुलिस की जांच का सिलसिला शुरू हुआ। तो पुलिस की शुरुआती जांच किस तरफ गई? स्रोतों को देखें तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने इसे पहली नजर में सुसाइड का मामला माना था। हाँ बिल्कुल। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जो आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे? सबसे अहम था एक सुसाइड नोट का मिलना। अच्छा, सुसाइड नोट। हाँ, जिसके बारे में कहा गया कि वो मनीषा ने लिखा था। इसके अलावा जांच में ये बात भी सामने आई कि मनीषा ने कथित तौर पर, ऐसा कहा गया कि घटना से पहले एक कीटनाशक खरीदा था। कीटनाशक, ओके। और फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसमें शरीर में जहर पाए जाने की पुष्टि भी हुई। तो इन सब को मिलाकर पुलिस की जो पहली थ्योरी बनी वो आत्महत्या की ही थी। और ये जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें क्या कहा गया था? क्योंकि इस रिपोर्ट पर बाद में बहुत विवाद हुआ है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, उसमें ये कहा गया कि शरीर पर यौन शोषण के कोई बाहरी निशान नहीं मिले, और साथ ही किसी तेज धार वाले हथियार से चोट के निशान न होने की बात भी कही गई। अच्छा। हालांकि इसी रिपोर्ट में शरीर के कुछ अंगों के गायब होने का भी जिक्र था। हाँ, ये बात भी आई थी। जी। इस पर विशेषज्ञों की राय, जैसा स्रोतों में लिखा है, ये थी कि क्योंकि शव काफी समय तक खुले में पड़ा रहा था और पोस्टमार्टम में भी देरी हुई थी, तो ये संभवतः जानवरों का काम हो सकता है। लेकिन परिवार इस थ्योरी से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। यहीं से असल में मामला उलझना शुरू हुआ। सही कहा ना? बिल्कुल सही। परिवार और गांव वालों ने पुलिस के जो आत्महत्या वाली कहानी थी इसको पूरी तरह से नकार दिया। उनका सीधा और बहुत गंभीर आरोप था कि ये आत्महत्या है ही नहीं, ये हत्या है। हाँ, और उन्होंने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है या जानबूझकर जांच को कमजोर कर रही है। उनका कहना था कि मनीषा आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी। और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सीधे सवाल उठा दिए। हाँ, और वो सवाल बहुत गंभीर थे। स्रोतों के मुताबिक परिवार का दावा था कि मनीषा के शरीर पर चोट के कई निशान थे। चोट के निशान? लेकिन रिपोर्ट में तो कहा गया था कि नहीं थे। यही तो विरोधाभास है। यहाँ तक कि कुछ बयानों में गला काटे जाने जैसे दावे भी किए गए। गला काटे जाने के?
ओह हाँ, और ये दावे शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजों से एकदम अलग थे, जिसमें कहा गया था कि तेज धार वाले हथियार के निशान नहीं है। तो इसी विरोधाभास ने, इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने पूरे मामले को बहुत संदिग्ध बना दिया और लोगों में पुलिस जांच को लेकर शक पैदा कर दिया। तो मतलब एक तरफ पुलिस कह रही है सुसाइड नोट है, कीटनाशक है, जहर मिला है, जी, दूसरी तरफ परिवार कह रहा है हत्या हुई है, शरीर पर गंभीर चोटें हैं, यहाँ तक कि गला काटने की बात। ये तो बहुत बड़ा टकराव है थियरीज में, बहुत बड़ा। और यहीं पर मामला सिर्फ एक पुलिस केस न रहकर एक सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा बन गया। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंगों के गायब होने की बात थी, हाँ, भले ही विशेषज्ञों ने उसकी कोई और वजह बताई हो, लेकिन परिवार के आरोपों और फिर मीडिया में जो खबरें आईं, उसके बाद इसने लोगों के शक को और गहरा कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजों को लेकर कंफ्यूजन बना रहा और उसमें जो कथित देरी हुई, उससे जांच की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे। और ये सिर्फ परिवार का गुस्सा नहीं था, ये आम लोगों का भी गुस्सा बन गया। और ये गुस्सा फिर सड़कों पर भी उतरा। भिवानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, स्रोतों में जिक्र है कि लोगों ने सड़कें जाम कर दी, धरने दिए, मनीषा को न्याय दो के नारे लगे। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। हाँ बिल्कुल, हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर 48 घंटों के लिए उस इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। इंटरनेट बंद करना पड़ा? जी, ये दिखाता है कि मामला कितना संवेदनशील हो चुका था और जमीनी स्तर पर लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश था। और इस मामले ने फिर, जैसा कि अक्सर होता है, राजनीतिक रंग भी ले लिया। विधानसभा तक इसकी गूंज पहुंच गई। हाँ, पहुंचनी ही थी। विपक्षी दलों ने, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाया। उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकार को घेरा और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पुलिस की जांच की निष्पक्षता पर, खासकर वो जो शुरुआती पोस्टमार्टम प्रक्रिया थी, उस पर भी शक जताया। उनका मुख्य आरोप यही था कि सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई इस पर? क्या उन्होंने इन आरोपों का कोई जवाब दिया सदन में? हाँ, जब सदन में विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया तो सरकार की तरफ से भी जवाब आया। स्रोतों के अनुसार सरकार ने सदन में अपराध नियंत्रण को लेकर अपनी सक्रियता दिखाने के लिए कुछ आंकड़े पेश किए। आंकड़े? कैसे आंकड़े? उसमें जैसे 7 गैंगस्टर मारे गए, 47 गिरफ्तार हुए जैसे दावे शामिल थे। अच्छा, ये मनीषा केस से सीधे जुड़े तो नहीं थे? नहीं, सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, लेकिन सरकार ने इस बहस के दौरान इनका जिक्र किया, शायद अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए और ये जताने के लिए कि वो अपराध नियंत्रण पर काम कर रही है। लेकिन शायद ये जवाब काफी नहीं था, क्योंकि दबाव तो बढ़ता ही जा रहा था। बिल्कुल, जन आक्रोश कम नहीं हो रहा था, राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था और मामले की जांच पर सवालिया निशान लग चुके थे। तो इन सब हालात को देखते हुए आखिरकार 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक अहम घोषणा की। क्या घोषणा थी वो? उन्होंने ऐलान किया कि मनीषा केस की जांच अब सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाएगी। सीबीआई जांच? यह तो बहुत बड़ा कदम था। इसका क्या असर हुआ? क्या इससे मामला कुछ शांत हुआ? देखिए, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीबीआई जांच की घोषणा निश्चित रूप से जो गुस्सा बढ़ रहा था उसे शांत करने और एक निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाने की कोशिश तो थी। हाँ, सरकार पर दबाव भी था। बिल्कुल, सरकार पर यह दिखाने का भारी दबाव था कि वो मामले की तह तक जाना चाहती है और जो स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठे हैं उन्हें गंभीरता से ले रही है। लेकिन मामला तुरंत शांत नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इसके बाद भी कई अहम चीजें हुई। परिवार तो अब भी संतुष्ट नहीं था, खासकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। बिल्कुल, परिवार लगातार पहली वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा था, तो उनकी मांग पर दिल्ली एम्स में मनीषा के शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। तीसरी बार? एम्स दिल्ली में? हाँ, तीसरी बार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इससे एक उम्मीद बंधी कि शायद अब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो पहले की रिपोर्ट्स में नहीं थे या जिन पर विवाद था, और शायद मौत की असली वजह साफ हो सके। और इसी दौरान मनीषा का अंतिम संस्कार भी किया गया।
हाँ, 21 अगस्त को काफी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीबीआई जांच की घोषणा और तीसरे पोस्टमार्टम के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया, लेकिन माहौल तब भी, जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, तनावपूर्ण बना हुआ था। इस बीच जो शुरुआती जांच में लापरवाही के आरोप लग रहे थे, उन पर भी कुछ एक्शन हुआ? हाँ, प्रशासन ने उन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया। भिवानी के जो तत्कालीन एसपी थे, पुलिस अधीक्षक, उनका तबादला कर दिया गया। अच्छा, एसपी का तबादला? जी, और इसके अलावा मामले से सीधे तौर पर जुड़े 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया, मतलब निलंबित कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड? हाँ, ये कदम अहम थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बात की, मतलब एक तरह से मौन स्वीकृति जैसे थे कि हम शुरुआती जांच में शायद खामियां थीं, या कम से कम ऐसे गंभीर सवाल थे जिनका जवाब देना जरूरी था। एक मैसेज देने की कोशिश की, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल, इस बिल्कुल। पूरे मामले में सोशल मीडिया की भूमिका भी तो काफी अहम रही, अच्छे और बुरे दोनों तरह से। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो सोशल मीडिया एक मंच बना जहां लोगों ने मनीषा के लिए न्याय की मांग उठाई, जानकारी साझा की और विरोध प्रदर्शनों को भी उससे बल मिला। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, इसका दुरुपयोग भी हुआ। मामले को लेकर भड़काऊ, गलत और यहाँ तक कि सांप्रदायिक रंग देने वाली पोस्ट भी फैलाई गई। ओ, ये तो गलत है। हाँ, बहुत गलत। और इस पर प्रशासन ने कुछ सख्ती भी दिखाई? हाँ, पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। स्रोतों के मुताबिक भड़काऊ पोस्ट करने या अफवाह फैलाने के आरोप में 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 34 एफआईआर्स? जी, और 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों पर भी भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप में कार्रवाई की तैयारी का जिक्र स्रोतों में मिलता है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि प्रशासन सूचना के इस, मतलब अनियंत्रित प्रवाह को लेकर कितना चिंतित था। तो अब सारी उम्मीदें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। उनके सामने चुनौती तो बहुत बड़ी होगी। इतने सारे विरोधाभासी तथ्य हैं, अलग अलग दावे हैं। निश्चित रूप से सीबीआई को अब इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना होगा। उन्हें पुलिस के जो शुरुआती सबूत थे, जैसे वो सुसाइड नोट और कीटनाशक की खरीद वाली बात, उनकी प्रामाणिकता जांचनी होगी। वो नोट असली था या नहीं? बिल्कुल। उन्हें ये भी देखना होगा कि अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो विरोधाभास आए, उनकी वजह क्या थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परिवार के जो हत्या और चोट के निशानों के दावे हैं, उनकी गहराई से जांच करनी होगी। स्थानीय पुलिस की भूमिका क्या रही, उन पर जो लापरवाही के आरोप लगे, उनका सच सामने लाना होगा। और वो व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र था। हाँ, स्रोतों में कथित 2 घंटे की व्हाट्सएप चैट और कुछ सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र है। इनकी जांच से शायद इस पहेली को सुलझाने में कुछ मदद मिल सके। सीबीआई को इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष और बहुत गहन जांच करके सच्चाई तक पहुंचना है। तो इन सब कार्रवाइयों और जांच के ऐलान के बाद सवाल ये उठता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। मतलब सीबीआई जांच कर रही है, तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद कुछ नई रोशनी डालेगी, कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन वो जो बुनियादी सवाल थे वो तो अब भी वहीं के वहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या वो सुसाइड नोट सच में मनीषा का था? क्या कीटनाशक खरीदना सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या का ही सबूत माना जाए? अगर हाँ, तो फिर परिवार इतनी यकीन से हत्या और चोट के निशान की बात क्यों कर रहा है? 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के नतीजों में इतना अंतर क्यों आया? क्या ये सिर्फ प्रक्रिया में कोई चूक थी, या विशेषज्ञों की राय अलग थी, या फिर कुछ और था? हाँ, ये अंतर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुरुआती जांच में वाकई लापरवाही हुई थी, या फिर जानबूझकर कुछ छिपाने की कोशिश की गई थी? ये वो सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, और शायद सीबीआई जांच से ही मिल पाएगा। ये केस वाकई बहुत बहुत जटिल है। ये दिखाता है कि कैसे एक घटना की सच्चाई कई बार अलग अलग नजरियों, सबूतों, आरोपों और यहाँ तक कि अफवाहों के बीच कहीं खोसी जाती है। हाँ, और ये मामला इस बात का भी एक उदाहरण है कि आज के इस सूचना युग में जांच एजेंसियां किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं। सही बात है। पुलिस की अपनी जांच रिपोर्ट है, फिर फोरेंसिक साइंस के निष्कर्ष हैं, पीड़ित परिवार के भावनात्मक बयान हैं, मीडिया की लगातार कवरेज है, और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया पर पल पल बदलती और फैलती जानकारी। ये सब मिलकर एक इतनी पेचीदा तस्वीर बना देते हैं। तो सीबीआई के सामने सिर्फ तथ्यों को खंगालने की चुनौती नहीं है,
बल्कि इस पूरे शोर के बीच सच्चाई की आवाज को पहचानने की चुनौती है। और इससे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली इस तरह के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, जो इतने भावनात्मक रूप से चार्ज्ड होते हैं जी। और जिन पे सबकी नजर होती है, जी। क्या ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित कर पाती है? क्या सभी पक्षों को अंत में ये महसूस हो पाएगा कि हाँ, न्याय हुआ है? देखिए, मनीषा केस अब सिर्फ हरियाणा का एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है। ये हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में कुछ बुनियादी सवालों को कुरेदता है, जैसे पुलिस की जवाबदेही का सवाल है, हाँ। जांच की पारदर्शिता का सवाल है, राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंकाएं हैं और सबसे बढ़कर एक आम नागरिक का न्याय पर भरोसा, ये सब दांव पर लगा है। हमने आज कोशिश की कि जो भी स्रोत उपलब्ध थे उनके आधार पर इस मामले के हर पहलू को छू सकें। वो शुरुआती जांच से लेकर हत्या के आरोपों तक, विरोध प्रदर्शनों से लेकर सीबीआई जांच तक और उन अनसुलझे सवालों तक जो अब भी कायम हैं। हाँ, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच कई बार सीधा और सपाट नहीं होता। उसके कई परतें होती हैं और हर परत को खोलना वाकई एक मुश्किल काम होता है। और अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब किसी घटना के बारे में इतनी अलग अलग कहानियां हों, इतने विरोधाभासी सबूत हों और जानकारी इतनी तेजी से सही गलत सब कुछ फैल रही हो, तो हम एक समाज के तौर पर सच्चाई के करीब कैसे पहुंच सकते हैं? और इस पूरी प्रक्रिया में न्याय की असली कसौटी क्या होती है?